हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी डिफिकल्ट. Actually, it's a part of spectroscopy, and spectroscopy is very large, so it's somewhat difficult to understand this line emission spectrum of hydrogen. हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो थोड़ा समझने के लिए आपको डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रा है वो स्टडी करने के लिए आपको मतलब एक्चुअली इस लेवल पे आप पूरा स्पेक्ट्रा स्टडी करना इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर कहा तो इट्स कंप्लीट वन बुक. तो जस्ट आपको जो दिया है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, तो वो जैसा दिया वैसे आपको याद रखना है और वैसे ही आपको लर्न करना है. ओके, सो वी स्टार्ट द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. सो व्हेन अ सब्सटेंस इज इरेडिएटेड विथ लाइट इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी. आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर हमने रेडिएशन एब्सॉर्ब किए, मतलब या फिर कोई भी सब्सटेंस को हमने इरेडिएट किया विथ लाइट, मतलब कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर हमने लाइट पास आउट की, इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी. आपको पता है कि वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा. ठीक है, और सब्सटेंस के अंदर एटम्स भी है, कभी मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं या फिर वो आयन से भी बना रहता है. ठीक है, एंड दैट एटम्स, अगर एटम से बना तो एटम, आयन से बना होगा तो आयन, एंड मॉलिक्यूल बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा तो मॉलिक्यूल. वो एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन जो उसके अंदर है विच हैव एब्सॉर्ब रेडिएशंस आर सेड टू बी एक्साइटेड. मतलब उस सब्सटेंस के अंदर के एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन जो है वो उस रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेंगे और वो एक्साइट हो जाएंगे. दैट सेड टू बी एक्साइटेड. ओके, समझ में आया. मतलब कोई भी सब्सटेंस के ऊपर हम लाइट को पास करेंगे, लाइट इरेडिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उस लाइट से एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और उस सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स, मॉलिक्यूल या फिर आयंस है उस एनर्जी को, वो उस रेडिएशंस को वो एब्सॉर्ब करेंगे, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और वो एक्साइट हो जाएंगे, उस एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. ठीक है, एक हो गया लाइट का. दूसरा हीटिंग. हीटिंग कैन ऑल्सो रिजल्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट. अगर हम कोई सब्सटेंस को हीट भी करते हैं तो इट प्ले अ सेम रोल. उसका भी वही काम रहेगा कि हीटिंग की वजह से उस सब्सटेंस को एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और उसके अंदर के एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे. व्हेन एन एक्साइटेड स्पीसीज गिव्स अवे द एब्सॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. और जो एक्साइटेड स्पीसीज जो होती है दैट गिव्स एब्सॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. वो क्या करती है, पहले वो बाहर से लाइट या फिर बाहर से हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाती है, एंड आफ्टर एक्साइटेड स्टेट इट रिलीज द एब्सॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. वो क्या करती है कि जो भी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करती है एक्साइट होने के लिए, उस एनर्जी को एक्साइटेड स्टेट में जाके वो रिलीज भी करती है, बट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. ओके, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इमिशन ऑफ रेडिएशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ इमिशन ऑफ, मतलब रेडिएशन वहाँ से क्या होती है, निकलती है, रिलीज होती जाती है, इमिट होती जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं इमिशन ऑफ रेडिएशन. एंड द recorded spectrum of this emitted radiation is called emission spectra. और वो जो रेडिएशन वहाँ से इमिट होती है तो उसका एक स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर. स्पेक्ट्रोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर उसका स्पेक्ट्रम जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है. किसका स्पेक्ट्रम, जो भी एक्साइटेड स्टेट सब्सटेंस से जो भी रेडिएशंस इमिट होती है वो कैसे इमिट होती है, उसका फॉर्म कैसे होता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. ठीक है, और वो स्पेक्ट्रम जो है उसका रिकॉर्ड किया जाता है और उसको बोलते हैं हम इमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, और ये जो स्पेक्ट्रम जो है वो कहाँ पे स्टडी किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर में. ठीक है, और स्पेक्ट्रोमीटर में हम ये स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं इमिटेड रेडिएशन का, और उस स्पेक्ट्रम को हमने नाम दिया इमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, नाम आपको डू यू नो का पॉइंट दिया हुआ है. वहाँ पे देखिए फ्लोरेसेंट ट्यूब, सोडियम वेपर लैम्प, नियॉन साइन, हैलोजन लैम्प आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक इमिशन. मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब है या फिर सोडियम वेपर लैम्प है या फिर नियॉन साइन या फिर हम जो हैलोजन देखते हैं, ठीक है, फंक्शंस में लगाते हैं, तो वो हैलोजन के लैम्प ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक इमिशन. उनमें सभी में वही होता है. उसमें क्या होता है, एटॉमिक इमिशन होता है, वो रेडिएशन इमिट करते हैं और वो रेडिएशन की वजह से आपको कलर दिखता है. ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ गैसियस हाइड्रोजन, उसी का पॉइंट है. ठीक है, of all the elements
ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हाइड्रोजन हैज़ द सिंपलेस्ट इमिशन स्पेक्ट्रा। और जितने भी एलिमेंट, ये सब इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि सिंपल एलिमेंट के सब्सटेंस के बारे में, या फिर कोई भी एलिमेंट ले दिया था, मतलब जनरली कोई सब्सटेंस लाइट या फिर एब्सॉर्ब करता है, उसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से मतलब एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाता है, क्योंकि वो लाइट या फिर हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की उसको रिलीज़ करता है, उसको इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, एंड दैट कॉल्ड एज अ इमिशन स्पेक्ट्रा। और वो रेडिएशन कैसे इमिट हो रही है, कौन से फॉर्म में हो रही है, तो वो भी हम स्टडी करते हैं अंडर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड दैट इमिशन ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, उसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और उसमें आपको एटॉमिक इमिशन के एग्जांपल्स दिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सोडियम वेपर लैम्प, नियॉन साइन, हैलोजन लैम्प आर और एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक इमिशन। मतलब इन सारी चीज़ों में जो लाइट आपको या फिर रेडिएशन दिखती है, जो लाइट दिखता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटॉमिक इमिशन। और आपको ये भी पॉइंट दिया कि जितने भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन जो है उसका सिंपलेस्ट इमिशन स्पेक्ट्रम है। सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम किसका है, हाइड्रोजन का। ओके, इसलिए आपको हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया है। व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ गैशियस हाइड्रोजन, मतलब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब क्या, हम गैशियस फेज में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर सोर्स में से हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे थ्रू गैशियस हाइड्रोजन। गैशियस स्टेट का जो हाइड्रोजन है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उसको सप्लाई करेंगे, तो इट इमिट्स रेडिएशन। वो क्या करेगा, वो पहले वो क्या, हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे उसको गैशियस हाइड्रोजन को, तो वो ऑब्वियसली वो उस एनर्जी को वो एब्सॉर्ब करेगा, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाके वो जो एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की उसको रिलीज करेगा, मतलब वो क्या करेगा, रेडिएशंस को इमिट करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम वॉज स्टडीड बाय 5 साइंटिस्ट इन द लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो स्टडी किया गया है 5 साइंटिस्ट ने, कहाँ, कब, 19th सेंचुरी में। ठीक है, सो हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा वॉज स्टडीड बाय द 5 साइंटिस्ट इन द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में 5 साइंटिस्ट ने जो हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो स्टडी किया, एंड दे रिकॉर्डेड द हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा इन अ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उन्होंने वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, मतलब हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा है, उसको रिकॉर्ड किया है, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिफरेंट रीजन्स बनाए हैं, और उस रीजन के अंदर उसको, उस हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा को उन्होंने रिकॉर्ड किया, उस साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन्स क्या है, जैसे आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, वैसे तो आपको पहले कहा कि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, आपको जैसे अंडरस्टैंड होगा आपको वैसे उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये जो हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रा जो स्टडी किया गया 5 साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में, उसको रिकॉर्ड किया गया, मतलब उन साइंटिस्ट ने उस हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड किया, वो भी डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइट, इट्स अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसके डिफरेंट रीजन्स होते, तो उस डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन में उस हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया गया, एंड द स्पेक्ट्रा वेयर नॉट कंटिन्यूस। और तब पता चला जब उसको स्टडी किया गया तो वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं है, ऐसे पता चला, एंड कंप्राइज ऑफ सीरीज ऑफ लाइन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। मतलब द स्पेक्ट्रा वेयर नॉट कंटिन्यूस एंड कंप्राइज, वो स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस भी नहीं है एंड कंप्राइज भी नहीं है, और डिफरेंट लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की स्पेक्ट्रा जब मिलता है हमें, तो उसमें स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलती है। ठीक है, अब वो स्पेक्ट्रल लाइन कैसे मिलती है, इट्स वेरी टफ एक्चुअली, बट इट्स टफ, मतलब इट इज़ नॉट up to, it is a graduation level, so we just understand it कि during the spectra we get a spectral lines, and that spectral line corresponding to the different frequencies। उसकी जो spectral lines होती है वो different frequencies की होती है। ठीक है, और इसकी वजह से, और हाइड्रोजन की जो लाइंस जो हमें मिलती है स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, उसकी वजह से वो कंटिन्यूस भी नहीं है और कंप्राइज भी नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद देखो आपको डायग्राम दिया है, इमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखो ऐसी लाइंस आपको मिलती है, इट्स अ बैंड, आप बोलते हैं ना, इट्स अ बैंड ऑफ लाइट। जब उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है, जो बहुत थीन लाइन जो है वो एक बंडल ऑफ लाइन के फॉर्म में हमें दिखता है, तो उसको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ लाइन हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब वो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो अलग अलग रीजन्स में हमने चूकी है। देखो इंफ्रारेड रीजन में कुछ लाइंस है, फिर
पार्टली विजिबल रीजन में है, कुछ अल्ट्रावायलेट रीजन में है, तो ऐसी सीरीज ऑफ, और ये कंटिन्यूस भी नहीं, यहाँ पे गैप भी है, ठीक है। तो लाइन गेट क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर एंड इवेंचुअली रीचेज द सीरीज लिमिट, ये वो लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो एक दूसरे के क्लोजर आती जाती है, और दिस एंड इवेंचुअली रीच द सीरीज लिमिट, और एक सीरीज लिमिट में वो आ जाती है। तो इस टाइप का हमें इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है, और उसमें अलग अलग रीजन में आपको लाइट जो है वो दिखती है इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स, रेडिएशन आपको दिखती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आपको याद है कि दिस स्पेक्ट्रा वे आर नॉट कंटिन्यूस, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस नहीं है और कंप्राइज भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज उसमें जो सीरीज ऑफ लाइन मिलती है दैट करस्पॉन्ड टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। अगर सेम फ्रिक्वेंसी के तो ऑब्वियसली इट बी अ कंटिन्यूस, बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस बिकॉज सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, इसकी वजह से, ठीक है। So in the year 1885, Balmer expressed the wave number of emission line in the visible region of electromagnetic radiations of formula। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन्स दिए, मतलब जब रेडिएशंस इमिट होती है तो उसको अलग अलग रीजन में उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब वो जो रेडिएशन निकलती है उसके पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, और उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसके रीजन, कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे 200 to 400 है, सॉरी 200 to 800 जो है इट्स अ विजिबल रीजन, सब कंसिडर किया। 200 to 400 जो रीजन है वो विजिबल रीजन है, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ का रीजन जो है रीजन जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक रीजन डिसाइड किया गया एंड उसी को बोलते हैं हम रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब रेडिएशन का नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको एक पर्टिकुलर रीजन में डिवाइड किया। यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ है तो वो विजिबल रीजन में जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ की है तो वो इंफ्रारेड रीजन में जाएगी, तो उसको एक पर्टिकुलर रीजन में डिवाइड किया। जैसे हम एरिया वाइज डिवाइड करते वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रीजन में उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। और 1885 में बाल्मर ने एक्सप्रेस किया था कि द वेव नंबर्स ऑफ इमिशन लाइन इन द विजिबल रीजन में जो भी लाइंस का इमिशन हमें दिखता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजिबल रीजन में जो भी लाइन का इमिशन हमें दिखता है उसका जो वेव नंबर है दैट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला न्यू इट्स फॉर फ्रिक्वेंसी, ओके, फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर, इट्स अ वेव नंबर ऑफ दैट लाइन, मतलब जो लाइन इमिट होती है, जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइन आपको दिखता है, और लाइन इज नथिंग मतलब रेडिएशन है तो वेव के फॉर्म में हमें देखा है ऑलरेडी, तो उसको हम वेव नंबर जो है वो उसको वेव नंबर होता है, वो जो लाइन वहाँ से इमिट होती है, मतलब रेडिएशन जो इमिट होती है वो लाइन के फॉर्म में आपको दिखती है, और उसको हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इमिशन होता है लाइन का उसको एक पर्टिकुलर वेव नंबर होता है हर एक लाइन को, तो उसका जो वेव नंबर है वो बाल्मर ने दिया, और वो भी कौन से रीजन की लाइन का। अब हमारे पास तो अलग अलग रीजन होते हैं, इंफ्रारेड रीजन होता है, देन इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, ऐसे अलग अलग रीजन, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लाइंस इमिशन लाइंस होती है और हर एक का वेव नंबर अलग होता है। बट बाल्मर ने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजिबल रीजन के लाइंस को ही कंसिडर किया है, इमिशन लाइन को, और उसी का वेव नंबर एक्सप्रेस किया है, और उसको एक्सप्रेस किया इन द सेंस कि बाल्मर ने इमिशन विजिबल रीजन के इमिशन लाइन का वेव नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला न्यू इज इक्वल्स टू 109,677 1/2² - 1/n²। इस फॉर्मूले के हेल्प से वो विजिबल रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, मतलब विजिबल रीजन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जो इमिशन लाइन होती है उसका वेव नंबर वो फाइंड आउट कर सकता है, और वहाँ पे जो एन दिया दैट इज़ 3, 4, 5 एक्सेट्रा, ओके। और ये आपको जैसे कि वैसे याद करना पड़ेगा, ओके। द लाइन डिस्क्राइब बाय दिस फॉर्मूला आर कॉल्ड एज द बाल्मर सीरीज, और ये जो लाइन डिस्क्राइब की इस फॉर्मूला ने, मतलब इस फॉर्मूला के हेल्प से जो हमें लाइंस मिलेगी, मतलब जो वेव नंबर मिलेगा उस लाइन का, दैट लाइन डिस्क्राइब बाय दिस फॉर्मूला आर कॉल्ड बाल्मर सीरीज, मतलब बाल्मर फार्मूला, जो बाल्मर ने जो फार्मूला दिया उस फार्मूले का यूज़ करके हमें जो लाइंस मिलेगी, जो लाइन डिस्क्राइब की जाएगी उसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज, ठीक है। उसके बाद जे रेडबर्ग फाउंड दैट, एक जे रेडबर्ग नाम का साइंटिस्ट भी आया था, दैट फाउंड दैट, उसको भी ये पता चला कि ऑल द 5 सीरीज ऑफ लाइन कुड बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग जनरल एक्सप्रेशन। वैसे तो 5 लाइन की सीरीज दिए, मतलब हमने जो कहा ना अभी एक बाल्मर सीरीज, मतलब बाल्मर फॉर्मूला से जो हमें विजिबल रीजन की जो लाइन मिल रही है वो हमें बाल्मर सीरीज़ में मिल रही है, ठीक है। वहाँ पे दिया है उसने कि
जो भी विजिबल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो विजिबल रीजन होता है उसके अंदर की जो लाइन होती है उसका वेव नंबर हम बाल्मर से एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए उस विजिबल रीजन की सारी लाइन को हम क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज बोलेंगे। ऐसे तो बहुत सारे सीरीज है कि तो जो ऐसी 5 सीरीज आती है, तो जे रीडबर्ग फाउंड दैट ऑल 5 सीरीज ऑफ लाइन कुड बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग जनरल एक्सप्रेशन। तो ऐसी अलग अलग रीजन की अलग अलग इमिशन लाइन है, तो अलग अलग उसके लिए वेव नंबर फाइंड आउट करेंगे, उसके नाम भी अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक नया साइंटिस्ट है रीडबर्ग, उसने क्या किया कि जो पांचों सीरीज है लाइन की कुड बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला, उसको पूरे नीचे दिए गए जनरल फॉर्मूला से उसने एक्सप्रेस किया है। ठीक है, मतलब इसमें पांचों सीरीज को हम इजीली एक्सप्रेस इस फॉर्मूला से, न्यू इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2 यहाँ पे n1 जो है 1 2 3 है, और n2 जो निकालना है वो n1+1, मतलब जैसे अगर n1 1 है तो n2 इज इक्वल टू n1 मतलब 1, क्योंकि अगर हमने n1 अगर 1 प्लेस किया है तो n1 की जगह पे 1 प्लेस करो, 1 + 1 2, मतलब n1 इज इक्वल टू 1 है तो n2 इज इक्वल टू 2 आएगा, n1 इज इक्वल टू 2 है तो n2 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इस ये फॉर्मूला से हमें वेव नंबर फाइंड आउट करना है पाँचों सीरीज़ के लाइन के लिए। ठीक है, देन जैसे बाल्मर सीरीज से वैसे 5 सीरीज पूरे उसको पकड़ के 5 सीरीज होती है, तो उसका पाँचों सीरीज का वेव नंबर इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमारे फॉर्मूले जो वैल्यू दी है 109677 सेंटीमीटर क्यूब यूनिवर्स इज कॉल्ड रीडबर्ग कांस्टेंट, मतलब उसने एक कांस्टेंट लिया है, उसने अपना उसका नाम दिया है। देखिए द वैल्यू 109677 सेंटीमीटर क्यूब यूनिवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड एज अ रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एस से। एंड टेबल 4.5 शोज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस 5 सीरीज। ठीक है, उस पाँचों सीरीज़ के फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा है वो। ठीक है, जैसे लाइमन, आपको देखो पहले बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइंस के लिए दी जाती है। विजिबल रीजन की लाइन, विजिबल रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो विजिबल रीजन है उसमें जो इमिशन लाइन होती है उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। इंफ्रारेड रीजन में जो इमिशन लाइन होती है उसको पाशन बोलते हैं। इंफ्रारेड जो दिया है जिसमें आपको n2 के नंबर भी दिए, n1 1 2 3, फिर इसको हम प्रिंसिपल काउंटर नंबर भी बोल सकते हैं, इट्स अ नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो इसको 4, जहाँ पे n1 4 है तो उसको हम इंफ्रारेड रीजन बोलेंगे, उसका n2 5 और 6 होता है। तो फिर फन जो है उसका अगर n1 5 है तो उसमें जो इमिशन आती है वो कौन से रीजन में आती है, इंफ्रारेड रीजन में जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 5 सीरीज है, लाइमर सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड प्रोफंड सीरीज। ठीक है, तो ऐसी सीरीज़ है और हमें ये जो लाइंस मिलती है इज़ नथिंग बट द स्पेक्ट्रा, तो ऐसे हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बताया गया है। तो इस तरीके से हम बाकी एलिमेंट का भी स्पेक्ट्रा स्टडी कर सकते हो, आपको जैसा दिया वैसा आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बोर atomic model. So Bohr model for hydrogen atom. So Niels Bohr in 1913 put forth his postulates about the atomic model for hydrogen. नील्स बोर ने 1913 में एक मतलब postulates पुट अप किए अबाउट द एटमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटमिक मॉडल जो है उसको ध्यान में रखते हुए इसने postulates बनाए हैं, मतलब अपने कुछ पॉइंट्स दिए हुए, अपने कुछ थॉट्स दिए हुए उसने। ठीक है, मतलब अपने स्टडी को, अपने रिसर्च को उसने पॉस्टुलेट के फॉर्म में दिया है। तो नील्स पुट फोर्थ हिज पॉस्टुलेट अबाउट द एटमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटमिक मॉडल है उसके अलॉन्ग या फिर उससे रिलेटेड उसने पॉस्टुलेट दिए। ठीक है, उसको ध्यान में रख के उसने पॉस्टुलेट दिए। वाइल गोइंग सो ही यूज द क्वांटम थ्योरी एंड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और जब उसने ये पॉस्टुलेट स्टडी किए फॉर एटमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन के एटमिक मॉडल के टाइम पे उसने जो पॉस्टुलेट पुटअप किए, तो उस टाइम पे उसने क्वांटम थ्योरी को स्टडी किया, उसको भी ध्यान में रखा। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है उसको भी उसने ध्यान में रखा। एंड द इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रख के उसने अपने बोर एटमिक मॉडल के पॉस्टुलेट्स उसने दी है, और इसलिए उसका नाम क्या है, बोर मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन आइटम, मतलब हाइड्रोजन आइटम को ध्यान में रखते हुए उसने अपना मॉडल बनाया हुआ है, अपने पॉस्टुलेट दिए हुए। सो हेडिंग इज पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर एटमिक थ्योरी। ठीक है, हम उसको बोर एटमिक थ्योरी भी बोलते हैं। उसके पॉस्टुलेट्स, उसके अच्छे पॉइंट्स, उसकी जो थिंकिंग अच्छी वाली है, मतलब उसके जो पॉइंट्स है वो हमें सिंपल हम उसके पॉइंट्स बोल सकते हैं। देखो, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉस्टुलेट। बोर मॉडल जो होता है हाइड्रोजन आइटम का वो फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स के ऊपर डिपेंड करता है।
Bohr model of hydrogen atom is based on the following postulate. First one is a electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in one of the many possible circular paths of the fixed radius. बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट. ठीक है, बोर का जो मॉडल है हाइड्रोजन एटम का वो फॉलोइंग पोस्टुलेट्स पे बेस करता है. फर्स्ट जो देखो, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ. जो बोर मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम का वो फॉलोइंग पोस्ट पे बेस करता है. उससे पहला पॉइंट दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन एटम में कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी. ठीक है, तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करते हैं. ठीक है, वो भी एक पॉसिबल सर्कुलर पाथ में, मतलब सब उसका सर्कुलर पाथ जो है वो फिक्स रहता है, उसकी रेडियस फिक्स रहती है, उसकी एनर्जी भी फिक्स रहती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में, वैसे तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 1h1. तो जो इलेक्ट्रॉन जो है उस हाइड्रोजन एटम में कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ. उसके पास बहुत सारे सर्कुलर पाथ रह सकते हैं, पॉसिबल सर्कुलर पाथ, बट ठीक है उसमें से वो एक पाथ में मूव करेगा. ठीक है, उसकी रेडियस फिक्स रहेगी और उसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी. एंड दिस पाथ कॉल्ड एज द ऑर्बिट. और उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स. मतलब न्यूक्लियस के अराउंड में हमारे पास सेवरल ऑर्बिट्स रह सकती है, सेवरल सर्कुलर पाथ मतलब सेवरल ऑर्बिट्स रह सकती है, बट उसमें से वो एक ही सर्कुलर पाथ में मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए आपको दिखेगा. ठीक है, मतलब उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर हम उसको स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड रेंजर स्टेट भी बोलते हैं. ठीक है, ये जो सर्कुलर पाथ होती है न्यूक्लियस के अराउंड में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, तो उसको हम ऑर्बिट बोल सकते हैं, उसको हम स्टेशनरी स्टेट्स बोल सकते हैं, या फिर उसको अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स. एंड दीज ऑर्बिट आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस. और ये जो ऑर्बिट्स होती है वो अरेंज की जाती है कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. और वो जो ऑर्बिट्स होती है वो एनर्जी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में. मतलब जिसकी एनर्जी कम है वो पहले, फिर उस न्यूक्लियस के क्लोजर, फिर उसकी जिसकी एनर्जी भी ज़्यादा है तो वो उसके बाद, उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है तो वो उसके बाद, ऐसे करते करते मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो न्यूक्लियस के अराउंड में उस ऑर्बिट को अरेंज किया जाता है. ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया. आपको समझ में आ गया. द इलेक्ट्रॉन्स इन एन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ्स ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी. मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हाइड्रोजन के वो न्यूक्लियस के अराउंड में पॉसिबल सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारे सर्कुलर पाथ्स होते हैं, बट उसमें से वो फिक्स रेडियस और एनर्जी के पाथ में वो रिवॉल्व होता है. उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं, उसको स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हैं, या फिर उसको अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं. और ये ऑर्बिट जो है अरेंज होती है कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. और ये ऑर्बिट को कैसे अरेंज किया है, न्यूक्लियस के अराउंड में, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में. जिसकी एनर्जी कम है वो न्यूक्लियस के क्लोजर, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जो एनर्जी लेवल्स है, जो स्टेशनरी स्टेट्स है या फिर ऑर्बिट्स है, वो अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती जाती है. ठीक है, नाउ आवर सेकेंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम. और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहता है, तो टाइम के साथ उसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम. टाइम कितना भी चेंज, मूव करते करते उसने एक जगह से स्टार्ट करना मतलब मूव करना स्टार्ट किया तो मूव होते जाएगा, वैसे वैसे टाइम भी जाते जाएगा. अगर टाइम भी आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा वैसे वैसे टाइम भी आगे बढ़ेगा, बट टाइम के साथ उसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती. उसकी एनर्जी जितनी है उतनी रहती है. ठीक है, जब वो मूव होता है तब. ठीक है, एंड हाउ एवर the electrons will move from lower stationary state to the higher stationary state if and when required amount of energy is absorbed by the electron, and energy is emitted when the electron moves from higher stationary state to lower one, and the energy change does not take place in the continuous manner. देखो यहाँ पे कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जब वो न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथ में मूव होते रहता है तब उसकी एनर्जी टाइम के साथ साथ बदलती नहीं है. ठीक है, लेकिन
जब किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल में जाना होता है, मतलब जिसकी एनर्जी कम है उस ऑर्बिट से जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उस ऑर्बिट में अगर जाना है, जंप करना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको बाहर से एनर्जी एब्सॉर्ब करनी होती है। लेकिन वो ऑलरेडी हायर स्टेट में है, लेकिन हायर से उसको लोअर में आना है, नीचे आना है, तो उस टाइम पे उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी की चेंजेस है डज नॉट टेक प्लेस इन द कंटिन्यूस मैनर, वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होते। इनकेस कभी भी ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो उसकी वो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है तो पर्टिकुलर एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वो हायर स्टेट में जंप करता है, और कभी भी ऐसा होता है कि जो हायर स्टेट में है वो अपनी एनर्जी लॉस करके लोअर स्टेट में जंप करता है। तो ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता, कभी कभी होता है। ठीक है, तो और जब वो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, कितनी भी टाइम वो रिवॉल्व होते रहे उसकी एनर्जी कभी भी चेंज होती नहीं। लेकिन अगर वो लोअर से हायर जाएगा, मतलब लोअर में है और लेकिन उसको हायर में जाना है तो उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, लेकिन ऑलरेडी हायर में है और हायर से उसको लोअर में जाना आना है तो उसको अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में दिया है। एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम जो है उस एंगुलर मोमेंटम जो को एक फॉर्मूला से डिस्क्राइब करके दिया है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, दो किसका प्रोडक्ट है एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम is equal to I into W, where I is moment of inertia and what is W, it's a angular velocity. ठीक है, what is called its angular velocity, that is a omega. So angular momentum is equal to I into W, but I is equal to mr square। रिजिड बॉडी के लिए निकला है कि I is equal to क्या होता है, mr square होता है। so I is equal to mr square, so omega is equals to V अपॉन R। मतलब ये दो फॉर्मूले देख के आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस V अपॉन R। एंड एंगुलर मोमेंटम जो हमें निकालना है, हमारे पास आई का भी एक फॉर्मूला है और ओमेगा का भी फॉर्मूला है। ओमेगा क्या है, इट्स अ एंगुलर मोमेंटम है, एंड आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल आई इंटू डब्ल्यू, बट आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर। सो अगर हमने ये दोनों फॉर्मूले से वैल्यू को इसमें पुटअप कर दिया तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mr स्क्वायर इंटू वी बाय आर। ठीक है, mr स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mr स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर। दोनों को ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, उसके हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते। ये हो गया हमारा सेकंड पोस्टुलेट। नाउ थर्ड पोस्टुलेट देखो, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब इमिट व्हेन ट्रांसमिशन ऑकर व्हेन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की, मतलब जो भी कभी कभी वो एनर्जी एब्सॉर्ब भी करता है रेडिएशन के फॉर्म में और कभी कभी वो इमिट भी करता है। ठीक है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब और इमिटेड व्हेन ट्रांसमिशन ऑकर, जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ट्रांजिशन जब होता है तो उसमें कुछ रेडिएशन एब्सॉर्ब की जाती है और कभी कभी रेडिएशन को इमिट भी किया जाता है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर बाय द डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई, मतलब लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाएगा या फिर टू हायर टू लोअर आएगा, तो इसकी जो मतलब जब रेडिएशन, मतलब जब कोई जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब वो लोअर टू हायर जाएगा या फिर हायर टू लोअर आएगा, तो उस टाइम पे वो एक तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, मतलब रेडिएशन जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को वो एब्सॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। ठीक है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ गिवन बाय डेल्टा ई, मतलब एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा ई से दिया जाता है। उसके लिए एक्सप्रेशन दिया है, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, एंड डेल्टा इज ई टू माइनस ई वन, इट्स एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी, ई वन इट्स एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट अलाउड स्टेट या फिर स्टेशनरी स्टेट, एंड ई टू इज एनर्जी ऑफ हायर स्टेट। ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज अ बोर्ड फ्रीक्वेंसी। और
दिस एक्सप्रेशन इज कॉमन नोन एज अ बोर फ्रिक्वेंसी। इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बोर फ्रिक्वेंसी रूल। सो न्यू इज इक्वल डेल्टा ई अपॉन एच, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। नाउ where E1 and E2 are the energies of lower and higher lower state and this expression is commonly known as the Bohr frequency rule। इस इक्वेशन को हम बोर फ्रिक्वेंसी रूल बोलते हैं ना। 4 पॉइंट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस एज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एक गिवन स्टेशनरी स्टेट में दिया था, कोई फर्स्ट स्टेट में रहे, कोई सेकंड स्टेट में, कोई भी गिवन स्टेशनरी स्टेट में रहे, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम इस फॉर्मूला से देते हैं, दैट इज MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2R। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। उसका एंगुलर मोमेंटम किससे देते हैं हम, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। ओके, एंड फिर N इज इक्वल टू 1 2 3। So thus an electron can move only in those orbit which thus an electron can move only in those orbit for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2π, जिसकी एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π की इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब 1h अपॉन 2π, 2h अपॉन 2π, 3h अपॉन 3π अगर ऐसी रहेगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ही ऑर्बिट में मूव करेंगे जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2y रहेगी। एंड दस ओनली सर्टेन फिक्स ऑर्बिट आर अलाउड हियर। ठीक है, तो ये यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चौथा पॉइंट जो दिया हुआ इट्स वेरी इजी, आप अगर बुक साथ में रखो तो अच्छा होगा। ठीक है, हाँ, हमें इसमें ये पॉइंट दिया कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन का, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में रहता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है हम कौन से फॉर्मूले से लिखते हैं, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन का, मतलब कोई भी स्टेशनरी स्टेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम MVR अपॉन N इंटू H अपॉन 2π से देते हैं, फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। जो जिस ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन 2π की, मतलब जिसको 1 2 3 4 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी एंगुलर उस एंगुलर मोमेंटम की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होता है उस ऑर्बिट में। ठीक है, मतलब जिसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन 2π की, वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर सकता है। एंड दस ओनली सर्टेन फिक्स ऑर्बिट आर फॉलोड हियर। सो थैंक यू। बाकी और टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।